नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से ज्यूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र के अंतर्गत नेचुरल लॉ स्कूल यानी प्राकृतिक विधि विचारधारा संबंधी अपने इस भाग 4 के साथ फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि पूर्व के वीडियोस से हमें अंदाजा तो लग ही चुका है कि प्राकृतिक विधि संबंधी जो विभिन्न विचारकों के विचार रहे हैं, उनके द्वारा प्राकृतिक विधि के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा। तो प्राकृतिक विधि का स्वरूप लगातार जो परिवर्तित होता रहा, उसकी 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या स्थिति रही और वह किस तरह से अभिव्यक्त किया गया, उसके बारे में आज वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो अब हम लोग प्राकृतिक विधि विचारधारा की क्या स्थिति रही 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में, उसे जान लेते हैं। इससे पहले ये बात जानना भी जरूरी है कि 18वीं शताब्दी से ही प्राकृतिक विधि की आलोचना होनी प्रारंभ हो गई थी। मुख्य कारण बहुत से थे, जिनमें से कुछ तो हम यहाँ स्लाइड्स पे भी देख ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मूल रूप से एक कारण और था, और वो था कि सामाजिक समझौते का उपयोग जो प्राकृतिक विधि विचारधारा के अंतर्गत किया गया था, जैसा हमने पूर्व की वीडियोस में भी देखा कि उसका उपयोग राज्य की संप्रभुता और राज्य की विधि की अनुलंघनीयता स्थापित करने के लिए किया गया था। The social contract theory was actually used to establish the sovereignty of the state as well as the inviolability of the law of the state. और ये भी एक कारण रहा जिसके के कारण प्राकृतिक विधि विचारधारा का ह्रास होना प्रारंभ हो गया। ऐसा भी कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी प्राकृतिक विधि के लिए निस्तेजता का युग था। So in the 19th century, the popularity of natural law theories suffered a decline. 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विचारधारा को लोकप्रियता में कमी का सामना करना पड़ा। A reaction against the abstract thought of reason was overdue. Reason का कोई फॉर्म नहीं था ना, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में था, तो इसके अगेंस्ट रिएक्शन होना तो आवश्यकभावी ही था। एक तरह से निराकार यानी अमूर्त विवेक या युक्ति के विचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया अतिदेय थी। Then also we find that the problems created by the new changes and developments demanded practical and concrete solution. नए परिवर्तनों और विकासों से उत्पन्न समस्याओं को व्यावहारिक तथा ठोस उपाय की मांग थी। साथ ही साथ समूहवादी दृष्टिकोण भी उभरने लगा था। Collectivist outlook had started to emerge by this time. Then the historical researchers disclosed that the social contract was a myth. पूरी थ्योरी ही एक मिथ थी, ऐसा हिस्टोरिकल रिसर्चर्स ने खोजबीन करके खुलासा किया। ऐतिहासिक शोधार्थियों द्वारा खुलासा किया गया कि सामाजिक संविदा एक कल्पित कथा थी। अब जब कल्पित कथा हो गई तो उसके अंतर्गत या उससे संबंधित जो भी विचार थे वो तो क्षीण होने ही थे। The historical and analytical approaches to the study of law were more realistic and attracted jurists. और साथ ही साथ विधि के अध्ययन के ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अधिक यथार्थवादी होने के कारण विधि शास्त्री इनसे अधिक आकर्षित थे। तो ये बहुत सारे रीजंस में से जो मूल रीजंस थे वो मैंने इस स्लाइड पे इकट्ठे लिखे हैं। ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे और इन्हीं सब के चलते 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि विचारधारा का ह्रास हुआ, उसकी अवनति हुई। लेकिन 20वीं शताब्दी में उसका रिवाइवल भी हुआ, तो वो भी देख लेते हैं। तो अब हम 20वीं शताब्दी में पाते हैं कि प्राकृतिक विधि का पुनरुत्थान हुआ। उसके क्या कारण रहे वो भी हम
यहाँ इस स्लाइड से जान लेंगे। तो 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि का पुनः प्रवर्तन हुआ, उसे पुनर्जीवन मिला, रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ। क्यों हुआ ये ऐसा? तो प्राइमरली बिकॉज ऑफ द एग्जैजरेशन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। निश्चयात्मक विधि के महत्व का अतिरंजन हो चुका था। प्योर पॉजिटिविस्ट अप्रोच failed to solve the problems created by the changed social conditions. शुद्ध निश्चयात्मक दृष्टिकोण परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों से सृजित समस्याओं का समाधान करने में असफल रही थी। The material progress and its effect on society made the thinkers to look for some values and standards. भौतिक उन्नति तथा समाज पर उसके प्रभाव के कारण विचारकों ने कुछ मूल्यों तथा मानकों को खोजना प्रारंभ कर दिया था। इस दौरान बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे और सोशियोलॉजिकल भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे। साथ ही साथ दो विश्व युद्ध तो हम सभी को याद है, द वर्ल्ड वॉर्स एंड मॉरल डिजेनरेशन which the world is facing in modern times, that is basically increasing feeling of insecurity, necessitated the search for a moral order. विश्व युद्धों तथा आम नैतिक अधपतन जिसे आधुनिक समय में विश्व सामना कर रहा है, बढ़ती असुरक्षा की भावना के साथ ही साथ इन सब ने मिलकर नैतिक व्यवस्था की खोज को आवश्यक बना दिया। The International Declaration of Human Rights, the confession of crimes against humanity in the Nuremberg trial, etc., assisted the revival of natural law. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की घोषणा 1945 तक तो हो ही चुकी थी, आप सभी जानते हैं। न्यूरेमबर्ग परीक्षण में मानवता के विरुद्ध अपराधों की स्वीकारोक्ति, इंटरनेशनल लॉ में आप इसके बारे में जान ही चुके हैं, इत्यादि। इन सभी चीजों ने मिलकर प्राकृतिक विधि के पुनर्जागरण में सहयोग दिया। ये सारी ही चीजें प्राकृतिक विधि के पुनर्जागरण में सहायक सिद्ध हुई। ठीक है ना? तो 20वीं शताब्दी में विचारकों ने क्या विचार प्रस्तुत किए, उनको हम देख लेते हैं। तो 20वीं शताब्दी के अंतर्गत जो विभिन्न विचारक रहे, विधिवेत्ता रहे, द थिंकर्स एंड द ज्यूरिस्ट्स, इन लोगों ने नेचुरल लॉ जो थ्योरीज प्रपाउंड की, उसमें एक नया स्वरूप प्रस्तुत किया प्राकृतिक विधि का। तो हम पाते हैं कि प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों ने पूर्व शताब्दियों के सिद्धांतों का, जिसमें विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी सम्मिलित थे, और अपनी ही पूर्व शताब्दियों के सिद्धांतों का जायजा लिया तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं जैसे कि साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री इत्यादि अन्य शाखाओं के समकालिक सिद्धांतों से मार्गदर्शन लिया। Natural law theories took stock of past centuries theories, analytical, historical, sociological as well, and also took guidance from contemporary theories in other branches of knowledge. Then they said that natural law is actually relative. It is not abstract and unchangeable. प्राकृतिक विधि सापेक्षिक है, निराकार यानी अमूर्त तथा अपरिवर्तनीय नहीं है। आपको ध्यान होगा कि पूर्व में प्राकृतिक विधि को अपरिवर्तनीय माना जाता था, उस रूप में देखा जाता था। So then the new approach is concerned with practical problems and not with abstract ideas. ये जो नया दृष्टिकोण है, ये व्यावहारिक समस्याओं से संबंधित है तथा निराकार विचारों से नहीं। तो फिर हम पाते हैं कि this new theory is called natural law with variable content. इस नए सिद्धांत को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु सहित प्राकृतिक विधि कहा गया है, यानी ऐसी प्राकृतिक विधि जिसमें जो कंटेंट है वो वेरिएबल है, परिवर्तनीय अंतर्वस्तु है इस प्राकृतिक विधि का। ठीक है ना? तो अब हम
जो विधि शास्त्री थे 20वीं शताब्दी में, उन्होंने प्राकृतिक विधि का क्या सिद्धांत दिया उसको देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि विचारधारा संबंधी विचार अनेक विधि शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन मैंने केवल 2 विचारकों के विचार ही इंक्लूड किए हैं स्लाइड में। और ऐसा मैं समझती हूँ कि जब हम इन 2 विचारकों के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए थे प्राकृतिक विधि के संबंध में, अगर हम उन्हें समझ लेते हैं तो हमें ये बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों हम ये कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में परिवर्तनीय अंतर्वस्तु सहित प्राकृतिक विधि का पुनरुत्थान हुआ। सबसे पहले स्टैमलर महोदय, स्टैमलर कांट के शिष्य रहे हैं और अपने समय के ये मुख्य विधि शास्त्रियों में जाने जाते हैं। तो स्टैमलर महोदय के अनुसार ऑल पॉजिटिव लॉ इज एन अटेम्प्ट एट जस्ट लॉ। सभी सकारात्मक विधि उचित विधि का प्रयास है। एंड that justice is harmony of wills or purposes within the framework of the social life, तथा न्याय सामाजिक जीवन के प्रारूप में इच्छाओं एवं उद्देश्यों में सामंजस्य है। ठीक है, फिर आगे ये कहते हैं the harmony of wills or purposes varies according to time and place. इच्छाओं एवं उद्देश्यों में सामंजस्य समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। Then he says such a harmony can be brought about by adjusting individual desires with the social purposes. उनका ये कहना है कि सामाजिक उद्देश्यों के साथ व्यक्तिगत इच्छाओं का समायोजन कर इस प्रकार की समरसता कायम की जा सकती है। He further says that the content of the rule of law is just if it is conducive in harmonizing the purposes of the individual and those of the society. स्टैमलर महोदय का ये मानना है कि विधि के नियम की अंतर्वस्तु जो व्यक्ति और समाज के उद्देश्यों में समरसता यानी सामंजस्य कायम करने के लिए सक्षम है, वह उचित है, वही विधि उचित विधि है, इनका ये मानना है। And then he says that social ideal can be achieved through just law. सामाजिक आदर्श उचित विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए ये 4 सिद्धांत देते हैं। उन डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे लिए अभी ये जान लेना ही पर्याप्त होगा कि इन 4 सिद्धांतों में से 2 सिद्धांत सम्मान से संबंधित हैं और 2 भागीदारी से संबंधित। According to him, the social ideal can be achieved through just law, and he actually explains it through 4 principles. Out of these 4, 2 are related to respect and 2 are related to participation. We are not going into very details of these principles and all, because for our purposes this will suffice कि हमें ये मालूम है कि स्टैमलर महोदय कहते हैं कि जो सोशल आइडियल है उसको हम जस्ट लॉ के द्वारा यानी उचित विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और आगे हम पाते हैं that these principles are an effort to apply justice through positive law. ये सिद्धांत सकारात्मक विधि द्वारा न्याय लागू करने के प्रयास हैं and are called as natural law with a variable content, और जिन्हें परिवर्तनीय अंतर्वस्तु सहित प्राकृतिक विधि कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ आप पाते हैं कि ये इच्छाओं की बात करते हैं, उद्देश्यों की बात करते हैं और व्यक्तियों के इच्छाओं और उद्देश्यों को समाज की इच्छाओं और उद्देश्यों से सामंजस्य यानी उससे समरस होने की बात करते हैं। ठीक है, और अब अंत में डेल्वेचियो ने प्राकृतिक विधि के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए थे, जो सिद्धांत दिया था, उसमें से जो मूल तत्व था वो हम लोग अब देख लेंगे। So according to him, natural law is the criteria which permits us to evaluate positive law and to measure its intrinsic justice.
प्राकृतिक विधि वह कसौटी है जो हमें सकारात्मक विधि के मूल्यांकन और इसमें अंतर्निहित न्याय की तौल की अनुमति देती है. And then he also says that natural law is the principle of legal evolution which guides mankind and law. प्राकृतिक विधि विधिक विकास का सिद्धांत है जो मानव जाति तथा विधि का मार्गदर्शन करता है. अब तक आप लोगों को ये बहुत ही स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ तक आते आते प्राकृतिक विधि का उसमें जो विचार निहित थे, जो विचार दिए गए, उन्होंने स्वरूप बदल दिया था. अब वो केवल एक अमूर्त आदर्श मात्र ही नहीं बल्कि मूर्त रूप में विधि में प्रकट होने वाले मूल्यों और मानकों से संबंधित हो चुकी थी. तो ये जानकारी लेने के बाद में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्राकृतिक विधि विचारधारा का विधि शास्त्र के अंतर्गत क्या योगदान रहा है और मुख्य रूप से भारत में हम इसे किस तरह से प्राप्त करते हैं. क्या आज भी कहीं लॉ में ये है उपस्थित? तो याद रखिएगा जो मैंने अभी बात कही कि विधि के अंतर्गत जो मूल्य हैं, बेसिक वैल्यूज और जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं, उनको हम ढूंढते हैं. तो इंडियन लॉ के अंतर्गत ये कहाँ पे है और साथ ही साथ इसका विधि शास्त्र में प्राकृतिक विधि विचारधारा का क्या योगदान रहा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. आप लोग सभी अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है. आप लोग अपना, अपने परिवार का, अपने प्रियजनों का, सभी का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑफ कोर्स a very happy Dashera to all of you. Take care. Bye. Thank you.